ठंड में गरीब अनाथ छोटी बहन की शादी। अपनी माता पिता की अर्थी को जलते हुए देख गुंजन फूट फूट कर रो रही थी। माँ, पिताजी, आप दोनों ही हम दोनों को छोड़कर चले गए तो अब मैं अकेली अपनी बहन का सहारा कैसे बनूंगी? मैं कैसे अपनी बहन को बड़ा करूंगी? इस पूरी दुनिया में आप दोनों के अलावा हम दोनों बहनों का था ही कौन? चिता को जलते हुए देख गुंजन की छोटी बहन नित्य गुंजन से कहती है, गुंजन दीदी, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कितनी ठंड है, मैंने कोई स्वेटर भी नहीं पहन रखा है। माँ पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। नित्य बहन, अब माँ पिताजी हमारे पास कभी नहीं आ पाएंगे, वो भगवान के पास गए हैं और अब वही उनका घर है। चलो यहाँ से चलते हैं। गुंजन एक कलश में अपने माता पिता की अस्थियां डालकर वहां से अपने घर आ जाती है। उनका टूटा फूटा घर जिसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। अब तुझे कैसे बताऊं, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन घर के अंदर खाने का एक दाना तक नहीं है। गुंजन अपनी बहन को घर में बिठाकर अपनी पड़ोस की काकी के पास जाती है और कहती है, काकी, मेरी बहन बहुत भूखी है, उसने कुछ भी नहीं खाया है और मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ बचा कुछ है तो खाने को दे दो। देखो तो सही, वो उठाकर यहाँ पर आ गई है। यहाँ क्या धर्मशाला खोल रखी है मैंने जो तुझे कुछ खाने को दे दूं? जा, चली जा यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बूढ़ी काकी बेचारी गुंजन को धमकाकर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी गुंजन अपनी बहन के खाने का इंतजाम करने के लिए गांव के हर एक दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे एक कूड़े का खता दिखाई देता है, जहां पर एक होटल का वेटर होटल का बचा कुचा खाना फेंक कर चला जाता है। गुंजन उस कूड़े के ढेर के पास आती है और उसके अंदर से जो भी साफ सुथरा खाना उसे दिखाई देता है वह उसे उठा लेती है। मेरे पास अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए पैसे तो नहीं हैं, तो मैं क्यों ना यही अपनी बहन को खिला दूं? कम से कम उसका इससे पेट तो भर जाएगा। गुंजन ऐसा सोचकर खाना उठा लेती है। वहीं से कूड़े के ढेर में फटे पुराने गर्म कपड़े दिखाई पड़ते हैं। वह उन्हें भी उठाकर अपने घर पर ले आती है, जिनमें से वह एक छोटा सा स्वेटर अपनी छोटी बहन को पहना देती है और उसे खाना भी खिलाती है। यह लो नित्य, खाना खा लो, तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है ना? नित्य जैसे ही वह खाना खाती है उसके मुंह में कांच का टुकड़ा आ जाता है और उसकी जुबान हल्की सी कट जाती है। इसके चलते वह अपने मुंह से सारा खाना उगल देती है और उसी में गुंजन को कांच का टुकड़ा भी दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारे नित्य के मुंह से खून निकलने लगता है। दीदी, आप ये खाना कहाँ से लेकर आई हो? देखो देखो, इसके अंदर से कांच का टुकड़ा निकला है, मेरी जुबान भी कट गई। गुंजन को अपनी बेबसी और अपनी बहन के मुंह से खून निकलते हुए देखकर रोना आ जाता है, जिसके बाद वह अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, मैंने गांव के लोगों से बहुत मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबसे खाना मांगा, किसी ने खाना नहीं दिया। हार कर मुझे कूड़े के ढेर पर ये खाना मिला तो मैं खाना उठाकर यहाँ ले आई। मुझे नहीं पता था इसके अंदर कांच का टुकड़ा निकलेगा। मुझे माफ कर दे बहन, आज के बाद मैं तुझे ऐसा खाना कभी नहीं खिलाऊंगी, फिर चाहे मुझे कमाना ही क्यों ना पड़े। उस रात दोनों बहन पानी पीकर सो जाती हैं। अगले दिन से ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बर्फ भी गिरती है। बढ़ती ठंड में गुंजन एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देती है, जहां उसे रोजाना के 200 रुपए मिल जाते। वह उन पैसों से अपने घर की जरूरत का सामान और अपनी बहन के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाती है। कुछ दिन बाद वह अपनी बहन के लिए सर्दियों के लिए नए स्वेटर भी ले आती है। ऐसे ही अब गुंजन को उस फैक्ट्री में काम करते करते काफी समय बीत जाता है, जिसके चलते वह अपनी छोटी बहन को स्कूल भी पढ़ाना शुरू कर देती है और घर की परेशानियों को भी खत्म कर देती है। वक्त गुजरते गुजरते अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच नित्य बड़ी होकर बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ये क्या, मेरे अभी तक कपड़े भी नहीं धुले हैं, मुझे ठंड लग रही है, एक सही सा स्वेटर भी नहीं है। देख रही हो दीदी, ये स्वेटर कितने पुराने हो गए। क्या आप मुझे नए कपड़े, नए स्वेटर नहीं दिला सकती हो? मेरी बहन पैसों का जुगाड़ होने दे,
जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुझे गर्म ऊन के स्वेटर और कपड़े भी दिला दूंगी। अरे ये सब तो ठीक नहीं है। क्या आपने मेरी शादी के बारे में सोचा? आपको पता है मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ? खुद तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें तो शादी नहीं करनी, लेकिन शादी को लेकर मेरे तो बहुत अरमान है। क्या तुम्हें मेरी शादी नहीं करवानी? कैसी बात कर रही हो नित्य, तुम्हारी शादी के लिए ही तो मैं पैसे जोड़ रही हूँ। कोई अच्छा सा लड़का मिले तो मैं तुम्हारी शादी करूंगी। अपनी शादी से पहले तुम्हें मेरी शादी करनी है, ये याद रखना। कहीं पता चले खुद शादी करके अपने ससुराल विदा हो जाओ और मैं यहाँ झुनझुना हिलाती रह जाऊं। और हाँ, लड़का अमीर ही होना चाहिए, ना कि गरीब। गरीबी तो मैंने अपने साथ बहुत देख ली। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आपने मुझे कूड़े का खाना खिलाया था और जिसमें कांच निकला था। ऐसा कहने के बाद नित्य अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद वहीं बेचारी गुंजन बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है। उसके दिमाग में अपनी छोटी बहन की शादी को लेकर बहुत से ख्याल चलने लगते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी बहन होने का फर्ज तो मैं निभाकर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से गुंजन अपनी बहन नित्य के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं अमीर घर के रिश्ते आते तो हैं, लेकिन गुंजन से खूब सारा दहेज भी मांगते हैं, जो कि गुंजन के लिए बहुत कठिन था। वह एक के बाद एक रिश्ता देखते ही रहती है। इसी बीच एक हेमलता नाम की औरत गुंजन के घर पर उसकी बहन के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो तुम्हारी बहन एक जोड़े में ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, अब बड़ी बहन तुम हो तो पहले छोटी बहन की शादी क्यों कर रही हो? मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है और मैं उनका फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैं बड़ी बहन हूँ तो क्या हुआ, पहली शादी मैं अपनी छोटी बहन की करना चाहती हूँ। हेमलता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में शादी की तारीख निकल आती है, लेकिन उससे पहले नित्य अपनी बहन से कहती है, पूरी उम्र तो मेरी गरीबी में निकाल दिया आपने, कम से कम मेरी शादी का लहंगा तो बनवा दिया होता। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने तुम्हारी शादी का जोड़ा बनवा दिया था। ये देखो कैसा लग रहा है तुम्हारा लहंगा। ये तो ठीक है, मेरी शादी में मुझे लाल रंग का स्वेटर भी दिला देना। मैं जा रही हूँ अब इसे पहन कर देखने के लिए। लहंगा बहुत प्यारा होता है। नित्य अपनी बहन को शुक्रिया अदा करना भी भूल जाती है। वह लहंगे को लेकर पहनने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है और शादी के दिन बहुत ठंड होती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फाइनली आज मेरी शादी हो गई। अब मैं इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। नित्य मेरी बहन, आज बहुत ठंड है, तू ये शॉल ले ले, तुझे ठंड लग जाएगी। अपनी शॉल अपने पास रखो। अब मैं एक अमीर परिवार की बहू हूँ, मैं ये सस्ती शॉल नहीं ओढ़ने वाली। गुंजन अपनी बहन की शादी करके उसे खुशी खुशी विदा कर देती है। लेकिन अमीर ससुराल में आने के बाद गुंजन ने जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं होता। उसका पति शराबी होता है और उसे बहुत मारता पीटता है। अरे ओ कुलटा कहीं की, मेरी शराब की बोतल दे मुझे। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने, और ये शराब से क्या तुम्हारा पेट नहीं भरता? अरे पहले ही इतने नशे में हो, और मत पियो। ऐसा कह के नित्य शराब की बोतल नीचे गिराकर तोड़ देती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी शराब की बोतल फोड़ डाली। ऐसा कह के अनुराग अपनी बेल्ट से नित्य को बहुत मारता पीटता है, जिसके बाद वह शराब पीने बाहर चला जाता है। वहीं पिटने के बाद नित्य को अपनी बड़ी बहन के प्यार की याद आने लगती है। बहुत शादी की पड़ी थी मुझे। मेरी बहन ने कर्ज उठा उठा कर मेरी शादी अमीर परिवार में कर तो दी, लेकिन मेरा पति मेरे ऊपर इतने अत्याचार करता है। ऊपर से मेरी सास, उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं। मेरी बहन मुझसे कितना प्यार करती थी। यहाँ ससुराल में मैं ठंड के मारे मरी जा रही हूँ। मेरी दीदी मुझे गर्म स्वेटर ठंड आने से पहले ही ला दिया करती थी। मैंने कभी उनके प्यार की कद्र नहीं की। अब उन्हें अपनी हालत के बारे में किस मुंह से बताऊं? उसी दिन गुंजन नित्य से मिलने उसके ससुराल आती है, जहाँ नित्य अपनी परेशानी छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुंजन को उसकी हालत देखकर सब कुछ पता चल जाता है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, एक खरोच भी तुम्हें लगती है तो मुझे पता चल जाता है कि तुम कितने दर्द में हो, और आज इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा रही थी। लो पहले ये स्वेटर पहनो, बहुत ठंड हो रही है। गुंजन अपना स्वेटर उतारकर अपनी बहन नित्य को दे देती है। अपनी बहन का प्यार देखकर गुंजन रो पड़ती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा शादी से पहले। आपने मेरा कितना ख्याल रखा, मेरे कहने पर मेरी शादी भी करवा दी, लेकिन देखो ना,
मेरे करने का फल मुझे मिल रहा है। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? गुंजन ऐसा कहकर नित्य को गले से लगा लेती है, जिसके बाद वह उसे अपने साथ अपने घर वापस ले आती है और उसके ससुराल वालों के ऊपर केस फाइल कर देती है, जिसके चलते उसके ससुराल वालों को जेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बार गुंजन बहुत सोच समझकर और परख कर अपनी बहन नित्य की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में करवाती है, जो कि बहुत समझदार लोग थे। नित्य वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है, जिसके बाद गुंजन को एक विवेक नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ अपना घर बसा लेती है। अब वो दोनों बहनें अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती हैं। हेमलता सुबह के समय अपने खेत के आंगन में बैंगन की खेती में पानी डाल रही होती है। जितनी जल्दी यहाँ बैंगन उगेंगे उतनी ही जल्दी मैं बैंगन बेचकर पैसा कमाना शुरू करूँगी, पर उससे पहले मुझे इसकी देख रेख करनी बहुत ज़रूरी है। बैंगन की खेती को पानी देने के बाद वो अपनी बेटी को बुलाती है। चलो राधिका, मालकिन के घर पर काम करने भी जाना है। माँ, घर में राशन खत्म हो गया है। खैर छोड़ो, आपने बैंगन की खेती में पानी डाला? मैंने डाल दिया है और आज मालकिन से पैसे लेकर राशन ले आऊंगी। तुम चिंता मत करो। चलो, अब हमें देरी हो रही है। वो दोनों अपनी मालकिन के घर पर काम करने के लिए पहुंच जाती हैं। अरे आ गई तुम दोनों, चलो मेरे साथ रसोई में, मुझे काम है। महेश्वरी उन्हें रसोई में ले जाकर अपनी बनाई हुई सब्जी टेस्ट करवाती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये सब्जी तो। आपके हाथों में तो जादू है मालकिन। हाँ, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, लेकिन आपने क्यों कष्ट किया? हम ही बना देते। कोई बात नहीं, तुम्हें बाकी के काम भी तो करने हैं। महेश्वरी उनसे बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी तानिया उसे देख लेती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, इन दोनों माँ बेटियों ने मेरी माँ के ऊपर क्या जादू करके रखा है। मेरी माँ हमेशा इन दोनों के गुणगान गाती रहती है। तानिया जैसे ही राधिका की गरीब माँ हेमलता को अकेले देखती है तो वो उनके ऊपर तानाशाही करने लगती है। नकारा हो तुम दोनों, पता नहीं क्यों माँ ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। मेरा बस नहीं चलता मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकूं। तानिया के मुंह से ये सब महेश्वरी सुन लेती है। ये क्या तमीज है तानिया बड़ों से बात करने की? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? ये दोनों गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका निरादर करो। नहीं माँ, वो बस जाओ यहाँ से और अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, वरना तुमसे तुम्हारा फोन छीन लिया जाएगा। तानिया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने दोस्तों को फोन करती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी माँ इन दोनों नौकरानियों को इतना प्यार क्यों करती है। तुम लोग मेरे घर पर आ जाओ, मुझे बहुत अकेला लग रहा है। तानिया के सभी अमीर दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और उसी समय हेमलता अपनी बेटी राधिका के साथ अपने घर वापस लौट आती है। राधिका, तुम घर के साफ सफाई करो, इतने में मैं बैंगन की खेती में पानी डाल देती हूँ और उसके बाद लाला राम से उधार राशन ले आऊंगी। ठीक है माँ। हेमलता बैंगन की खेती में पानी डाल रही थी और राधिका घर की सफाई करती है। दूसरी तरफ तानिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाती है। मैंने सुना है उन गरीबों ने घर के आंगन में बैंगन की खेती की है। अब हम सभी को मिलकर उसके बैंगन की खेती को बर्बाद करना है। तानिया, तुम कुछ कहो और हम उसे मना कर दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओह गॉड, इन गरीबों को रोता हुआ देख मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। चलो ना, कब चलना है इनके बैंगन की खेती को बर्बाद करने के लिए? आज की रात हम लोग उनके घर जाएंगे और उनके सोने के बाद उनकी सारी खेती बर्बाद कर देंगे। उसके बाद तो ये अगले दिन जब घर पर आकर रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, मेरी माँ से पैसे मांगेंगी, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। वो सभी रात होने का इंतजार करते हैं। तानिया रात होते ही अपने दोस्तों के साथ बेचारी गरीब राधिका और हेमलता के घर पहुंच जाती है, जहां वो उनके आंगन में बैंगन की खेती देखती है। बैंगन की खेती अच्छी खासी हो रही थी, जिसे देखकर तानिया अपने मन ही मन में कहती है, तो ये है इनकी खेती। आज तो मैं इनकी खेती खराब करके ही रहूंगी। चलो जला लो अपनी अपनी मशाल, जला देते हैं इनकी मेहनत को आज की रात। तानिया और उसके दोनों दोस्त मिलकर बेचारी राधिका और उसकी माँ की मेहनत को रात में ही बर्बाद कर देते हैं और वहां से बहुत खुश होकर अपने घर वापस लौट आते हैं। तानिया उस रात बहुत सुकून की नींद सोती है। अगले दिन जब वो नींद से उठती है तो उसे केवल एक ही ख्याल आता है, बस आती होगी गरीब माँ और उसकी बेटी यहाँ पर रोते गिड़गिड़ाते हुए।
तानिया बिस्तर से उठकर बाहर आती है और वो फिर से राधिका और हेमलता को अपनी माँ से बहुत अच्छे से बात करते हुए देखती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल रात इनकी खेती बर्बाद कर दी थी, लेकिन जरा देखो तो सही, ये दोनों तो अभी भी हंसकर खिलखिला रही हैं। इन्हें जरा भी गम नहीं। तानिया ये सोचकर हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके चलते वो उस दिन रात को फिर से बैंगन की खेती देखने जाती है, जहां वो देखती है कि सारी फसल पहले की तरह बिल्कुल ताजी ताजी उगी हुई है। अच्छा, ये बात है। तो ये फसल अभी भी वैसी की वैसी ही है। लगता है कल रात हमसे कोई भूल हो गई होगी, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये खेती जलाकर राख कर दूंगी। तानिया फिर से मसाल जलाती है और मिट्टी तेल डाल के पूरी फसल को जलते हुए अपनी आंखों के सामने देखती है। अब कल ये दोनों गरीब माँ बेटी फूट फूट कर रोएंगी। अगले दिन फिर से राधिका और हेमलता महेश्वरी से खुशी खुशी बात कर रही होती हैं, जिसे देखकर तानिया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस रात फिर से खेती बर्बाद करने पहुंच जाती है। 2 बार तो मैंने इस फसल को जलाने की कोशिश कर ली, लेकिन अब देखती हूँ उन गरीबों को मुझसे कौन बचाएगा। तानिया इस बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन तभी बैंगन की खेती से बैंगन की टहनियां तानिया की तरफ बढ़ती हैं और उसे एकदम से जकड़ लेती है, जिसके चलते तानिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये टहनियां मुझे जकड़ रही हैं, कोई मेरी मदद करो। तानिया के जोर से चिल्लाने पर घर के अंदर से राधिका और हेमलता निकलकर बाहर आती हैं। वो अपनी अमीर मालकिन की बेटी को अपने घर के आंगन की बैंगन की खेती के टहनियों से जकड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, माँ ये सब क्या हो रहा है? ये तानिया को टहनियों ने कैसे जकड़ रखा है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राधिका और हेमलता जैसे ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी उन सभी बैंगन के अंदर से एक बैंगन कहता है, जिसे तुम बचाने जा रही हो वो तुम्हारी बैंगन की खेती को बर्बाद करने आई थी, और एक बार नहीं कई बार ये बैंगन की खेती को जलाने की कोशिश कर चुकी है। एक बैंगन को बात करते हुए देखकर दोनों गरीब माँ बेटी हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद हेमलता तानिया से पूछती है, छोटी मालकिन, क्या ये जो बैंगन कह रहा है वो सच है? तानिया अपनी गलती स्वीकार करती है। ये बैंगन बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे तुम दोनों माफ कर दो। आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बैंगन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तानिया को छोड़ दो, उसे अपनी गलती का पछतावा है। जैसे ही बैंगन की टहनियां तानिया को छोड़ देती है, तानिया गरीब माँ और उसकी बेटी को सब कुछ सच सच बताती है। तुम दोनों के घर आने के बाद माँ मुझे हमेशा ताने देने लगी और मुझ पर गुस्सा होने लगी। ऊपर से तुम दोनों गरीब माँ बेटी का प्यार देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। इसी के चलते मुझे तुम दोनों से नफरत होने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। आज के बाद हम दोनों माँ बेटी मालकिन के घर पर काम करने नहीं आएंगे। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तानिया वहां से चली जाती है, जिसके बाद जादुई बैंगन राधिका से कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत ही दयालु हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो तुमने बताया ही नहीं कि तुम एक जादुई बैंगन कैसे बने। मैं एक जादुई बैंगन बना नहीं, बल्कि मैं जादुई बैंगन ही हूँ। मैं परीलोक से नीचे गिर गया था, तुम्हारी माँ को मिला था। उन्होंने मुझे इस खेत में खेती के दौरान उगाने के लिए लगा दिया था, जिसके बाद मेरे साथ साथ ये सारे जादुई बैंगन इसी खेत में उग गए। तुम दोनों गरीब माँ बेटियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी रोजाना अच्छे से देख रेख भी की, तो मैं अच्छी तरह पनपने लगा। अब मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम मेरा फायदा उठाकर मुझे बेचना, इसी के चलते तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हेमलता और राधिका ये सुनकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से वो दोनों गरीब माँ बेटी अपने बैंगन की खेती से बैंगन तोड़ती हैं। जहाँ से वो बैंगन तोड़ती है वहां पर अपने आप दूसरा बैंगन उग जाता है। इसी प्रकार ताजे बैंगन गांव के हर व्यक्ति खरीदते हैं। बैंगन बेचने से धीरे धीरे उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होने लगती है और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी के यहाँ नौकर बनकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती।